this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss part number थर्ड. चैप्टर जो थर्ड है बेटा उसका पार्ट नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आज हम. पार्ट टू तक आपने देख लिया है, हमने भारत के बारे में है वो डिस्कस है वो कर लिया था. और कुछ और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे, जैसे सार्क हुआ, यूएनओ के बारे में नहीं किया अभी, यूरोपियन संघ, इनके बारे में डिस्कस है वो कर चुके हैं. और अब बात करेंगे चीन के बारे में. चीन भारत का एक पड़ोसी देश है. क्या है? भारत का एक पड़ोसी देश है और चीन विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है. ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है और ये भारत का पड़ोसी है और भारत दूसरे नंबर पे है. ये हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंतर्गत बताया था. 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध है वो हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था. भारत और चीन के संबंध में कई बार जो तनावपूर्ण रहे हैं, भारत और जो चीन के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है वो रहे हैं. भारत और चीन के बीच व्यापार बड़े स्तर पे होता है. जो व्यापार है वो क्या है, एक बड़े स्तर पे है वो आपको देखने को मिलता है. तो ये थी छोटी सी भूमिका. अब बात करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान है वो कैसे हुआ है. ठीक है ना, उत्थान का मतलब होता है कि जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ है. वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है यह अब इसके लिए आर्थिक नीतियों का कारण भी हुआ है. कि मतलब चीन जितना विकसित है ये उसकी आर्थिक नीतियों के कारण हुआ है, क्योंकि उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं. चीन प्रारंभ में व्यापार में शामिल नहीं होता था. पहले क्या है कि चीन व्यापार में शामिल नहीं होता था, पर अब काफ़ी ज़्यादा जो कंडीशन है, जो स्थितियां हैं वो बदल गई हैं. 1978 में चीन ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया. कब अपनाया? 1978 में, और विश्व व्यापार में शामिल हो गया. मुक्त व्यापार की नीति देंगे जो दी गई वो दी गई देंग अपावेग के द्वारा है. ये जो नीति है वो दी गई और इसके बाद चीन ने काफ़ी तेज़ी से आर्थिक जो विकास है वो किया. ऐसा माना जाता है कि 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा चीन. इसी कारण चीन का जो प्रभाव है वो विश्व भर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. तो क्या हुआ कि 1978 में जब इसने नई व्यापार नीति को अपनाया, मुक्त व्यापार नीति को जब इसने अपनाया, तो इसने काफ़ी तेज़ी से जो ग्रोथ है वो करना स्टार्ट कर दिया बेटा. ये था इसके लिए जो मुक्त व्यापार जो नीति है उसने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो डाला. पहले चाइना है वो किसी चीज़ में भाग है वो नहीं लेता था. 1950 के दशक का चीन, कि 1950 के दशक में चाइना का कैसा हाल था या कैसा रुतबा था, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. चीनी क्रांति हुई थी 1949 के अंतर्गत. 1949 में चीनी क्रांति हुई और इसका नेतृत्व माओ के नेतृत्व में हुआ. ये जो क्रांति है इसका जो नेतृत्व है वो माओ के नेतृत्व में देखने को मिला और यहाँ साम्यवाद को अपनाया गया. चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था. 1950 के दशक में चीन काफ़ी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था. चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी बन गया था. मतलब रशिया के साथ है वो जुड़ गया था. अमेरिका के साथ इसने जो अपने जो संबंध है वो तोड़ लिए थे. अब ये साम्यवादी जो रशियन यूएसएसआर था उसके साथ है वो जुड़ गया था. ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था. ऐसे में चाइना के पास अपने संसाधनों के अलावा विकास करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था और उसने अपने पास जो भी रिसोर्स थे उनका इस्तेमाल है वो करना शुरू किया. चीन खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाता था. जो मतलब ज़्यादातर जो पूंजी है वो खेतों की बजाय, एग्रीकल्चर की बजाय, कृषि की बजाय उन्होंने कहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया? उद्योगों में लगाना स्टार्ट है वो कर दिया. चीन के पास विदेशी मुद्रा की भी कमी थी, क्योंकि वो व्यापार है वो करता ही नहीं था या किसी तरह का कोई भी ट्रेड है वो करता नहीं था. इसलिए आपको यहाँ पे कमी है वो देखने को मिलेगी. इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे चाइना ने घरेलू स्तर पर बनाना स्टार्ट कर दिया. जो सामान जो बाहर से आ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा था, चाइना के अंदर चाइना की आपूर्ति कर रहा था, चाइना ने वो सामान अब धीरे धीरे अपने देश में बनाना स्टार्ट कर दिया. और चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी, लोगों को रोजगार है वो भी अच्छी लेवल पे प्रदान है वो होने लगा. अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी, लेकिन चीन की जनसंख्या दर तेज़ी से बढ़ रही थी. ये काफ़ी बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो चाइना के सामने फेस हो रही थी या चाइना को
इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था बेटा, जिसके कारण चाइना को नुकसान उठाना पड़ा। चीन ने जनसंख्या को नियंत्रण कानून बनाए और जनसंख्या की बढ़ती दर पर भी काबू पा लिया। इसने क्या किया, इसने जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी समस्या थी और इसने उसको भी जो कंट्रोल है वो कर लिया और उस पर भी जो कानून है वो बनाए। अब बात करते हैं 1973 में चाउन एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है वो दिया। एक तो कृषि के अंदर आधुनिकीकरण है वो करने का, उद्योगों के अंदर सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसने इन 4 क्षेत्रों में बताया कि आप यदि इन 4 क्षेत्रों को में आधुनिकीकरण कर लेंगे, आधुनिकीकरण का मतलब है इनमें मॉडर्नाइजेशन है वो कर लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो विकास है वो होगा। जब चाइना ने 1978 में मुक्त व्यापार की जो नीति है, मुक्त व्यापार की जो नीति है वो अपनाई, तो उसके बाद में चाइना है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करने लगा। और चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया बल्कि अर्थव्यवस्था के चरणबद्ध ढंग से खोला। मतलब उसने जो शॉक थेरेपी है उसको अपनाने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था पे अपने आप खुद पर ध्यान है वो देना स्टार्ट कर दिया। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इसने इन चीज़ों का क्या किया, निजीकरण है वो कर दिया। और व्यापार है 2001 में विश्व व्यापार संगठन में WTO में शामिल हो गया। तो ये थे। अब बात करते हैं भारत और चाइना के संबंध की, कि भारत और चाइना के जो संबंध है वो कैसे हैं। ये जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। किस किस को लेकर, हमारे जो बाउंड्री हैं, जो सीमा जो क्षेत्र है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो विवाद हैं वो होते रहते हैं। एक नारा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, चीनी हिंदी भाई भाई। चीनी हिंदी भाई भाई, ये एक नारा काफ़ी प्रचलित है और 1962 में युद्ध हुआ था, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मुद्दा है वो बन गया था और दोनों देशों में खटास है वो पैदा हो गई थी। और एक सीमा विवाद को लेकर भी जो सीमा को लेकर भी जो विवाद हैं वो दोनों देशों के अंतर्गत हैं वो होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को लेकर कुछ जो विवाद हैं वो होते हैं, आपने हाल ही के अंदर देखे होंगे ये बेटा। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, भारत ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध है वो किया और दलाई लामा भारत में शरण मांगी। ये चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा है वो लगा कि दलाई लामा भारत कैसे रह रहा है। और पंचशील समझौता है, इसके कारण भी कुछ जो हमारे संबंध है वो क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं बेटा। अब बात करते हैं पंचशील समझौता है वो होता क्या है। पंचशील समझौते के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है क्या, पंचशील जो समझौता है वो एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। ये एक दूसरे क्षेत्र की अखंडता, उसकी मान मर्यादा, सम्मान और प्रभुसत्ता का सम्मान है वो करेंगे और एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। ये इसके कुछ पॉइंट थे बेटा। एक दूसरे के आर्थिक मामलों में दखल न देना, असमानता और शांतिपूर्वक सह प्रस्ताव है वो आपस में मिलजुल कर है वो करेंगे। एक दूसरे देश के प्रति शांतिपूर्ण व्यवस्था है वो अपनाएंगे और साथ में भेदभाव की जो स्थिति है उस पर रोक है वो लगेगी। साथ में आंतरिक मामलों में कोई भी देश किसी भी देश के मामले में आंतरिक हस्तक्षेप है वो नहीं करेगा, न ही भारत चाइना के में करेगा और न ही चाइना भारत के आंतरिक मामलों में दखल करेगा। आज हम अगला जो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। ब्रिक्स एक संगठन है जो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने देखा इसको तो मैंने इसके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर है वो कर दिए। पहले बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। वर्तमान समय में ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। इसमें कितने देश हैं बेटा, 5 देशों का एक संगठन है और इसकी शुरुआत 2006 में हो चुकी थी। इस समूह की जो शुरुआत है वो 2006 में हुई थी और इसका जो पहला जो सम्मेलन है वो हुआ था 2009 में और इसकी सदस्य संख्या 4 थी। उस समय 4 सदस्य हैं वही आए थे। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 4 थी, इसके बाद सदस्यों की जो संख्या वो कितनी हो गई, 5 हो गई। पहले 4 थे और अब इनकी जो संख्या वो कितनी हो गई है, 5 हो गई है। इसमें ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संघ है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं।
रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है वो माना जाता है, क्योंकि हेड यही था बेटा, ठीक है ना। रूस और चीन को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर भी प्राप्त है। इसके ब्रिक के 2 सदस्य को वीटो पावर है वो भी प्राप्त है। अब ब्रिक्स की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं बेटा। दुनिया की लगभग 50% आबादी इन्हीं देशों के अंतर्गत है वो रहती है, जैसे चाइना है, इंडिया है, इनके अंतर्गत जो जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि चाइना और भारत जो देश है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं वो माना जाता है। दुनिया का लगभग 1/4 क्षेत्रफल है वो ब्रिक्स वाले देशों के आसपास इनके आसपास है वो आपको देखने को मिलेगा, या इन देशों के पास है वो है बेटा। दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा इन्हीं देशों के पास है। दुनिया के कुल व्यापार का 18% हिस्सा इन्हीं इन्हीं देशों के का है, कि मतलब मैं व्यापार की यदि बात करता हूँ तो 18% जो हिस्सा है वो इन्हीं का है। फिर आगे बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर यह संगठन सही से कार्य करे तो अमेरिका से भी आगे है वो निकल जाए, क्योंकि इसमें सारे के सारे एक टाइप से मतलब काफ़ी इन देशों की जो अर्थव्यवस्था वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है वो कर रही है। तो ये कुछ एक टाइम के अंतर्गत है वो अमेरिका को भी कट कर देंगे बेटा। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि यह जो संगठन है 2030 तक G7 से आगे निकल जाएगा। अब ये G7 क्या होता है, अब इसकी भी डिस्कस है वो हम करेंगे आगे, ठीक है ना बेटा। इसको भी हम डिस्कस है वो आगे करेंगे। थोड़ा G7 के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो दे देता हूँ बेटा। G7 ब्रिक का जब सम्मेलन हुआ पहला 2009 में, तो ये रशिया के अंतर्गत है वो हुआ था बेटा, ठीक है ना। और इस समय दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। शुरुआती दौर में जो दक्षिण अफ्रीका है वो इसका सदस्य है वो नहीं था। तो यहाँ पे आपको G7 के जो सदस्य हैं उनके नाम बताने हैं। एक का मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, चाइना, और 5 जो देश बचे हैं वो आप बता सकते हैं। एक और बता देता हूँ चलिए मैं, कनाडा। क्या बेटा, कनाडा। अब जल्दी से और मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के। भारत की तरफ से उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह वो शामिल है वो हुए। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। G7 को हम डिस्कस है वो कभी करेंगे बेटा, फ्री होंगे जब मैं G7 को आपके बारे में बताऊंगा। इसके उद्देश्यों की बात करें तो अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना इसका मुख्य उद्देश्य था, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी स्थिति में सुधार लाना, अपनी जो कंडीशन है उसको सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी सुधार करना। इससे इससे इसके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे वो व्यापार करेंगे या अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वहाँ के देशों की जो स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत होगी। आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्रदान करना, एक दूसरे मिलजुल कर रहें, वो चाहे आर्थिक सहायता प्रदान करें, आर्थिक या फिर सुरक्षा सहयोगी हो या फिर राजनीतिक हो। यह देश घरेलू और साझा चुनौतियों को आपसी सलाह द्वारा सुलझाने का प्रयास है वो करेंगे। कोई भी आंतरिक इंटरनल कोई भी मैटर होगा उसको आपस में मिलजुल कर समझान मतलब मिलजुल कर सोल्व करने की पेशकश है वो की गई। इन्होंने एक नए बैंक की स्थापना की जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जिन देशों को इनमें से जिन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज की आवश्यकता होती थी तो ये जो बैंक है वो इनको कर्ज भी प्रोवाइड है वो करता था। यह भारत के सुझाव पर बनाया गया था। यह बैंक 2014 में बना। इसका काम किसी प्रोजेक्ट को लोन देना था, वही बात है, किसी मतलब उनकी सहायता करना था। यह बैंक इन देशों की तकनीकी सहायता भी प्रदान करता था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन के अंतर्गत है वो आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अंतर्गत कुछ जो विवाद हैं वो आपको देखने को मिले बेटा, उन विवादों के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। तो इसके सदस्य देशों के बीच कुछ विवाद हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर, ठीक है ना, OBOR को लेकर विवाद है, ठीक है ना। चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियों को लेकर भी विवाद हैं वो बढ़ रहे हैं। चीन और ब्राज़ील में चीन की मुद्रा से संबंधित समस्याएं हैं, ये भी आपको
देखने को मिलती हैं। तो हर एक जो संगठन है उसके अंतर्गत आपको क्या है, विवाद हैं वो देखने को मिलते हैं बेटा। तो आज की जो क्लास थी बेटा उसके अंतर्गत यही मैंने कराना था। कल हम पढ़ेंगे इजराइल के बारे में, और कल ये जो चैप्टर है वो लगभग मैं कंप्लीट है वो करा दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।